हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कहता ही अपने आप में ये है कि वैल्यू ऑफ टुडेज मनी इज वर्थ टुडे देन इन द फ्यूचर। यानी 1000 रुपये की जो वैल्यू आज है वो उसकी वर्थ है, इतनी वैल्यू फ्यूचर में नहीं रहेगी। 1000 रुपये से आज आप जो सामान खरीद सकते हैं, जो 1000 रुपये की परचेजिंग पावर आज है, 1 साल के बाद वो परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। इसलिए इसको हम लोग टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी भी कहते हैं। टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, ये भी इसका एक नाम है। हम लोग कहते हैं इसको टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। क्यों? क्योंकि हम इसमें मनी को टाइम प्रेफरेंस देते हैं कि मनी जितने ज़्यादा टाइम तक होल्ड की जाएगी उतना ही उसकी वैल्यू गिरेगी। तो जाहिर है फिर उसके ऊपर आदमी जो देगा वो कहेगा कि मुझे इंटरेस्ट भी दीजिए। और ये इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल होती है और बिजनेस के लिए भी। कोई भी हो, आदमी लोन लेता है। जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया, एक छोटा सा 10,000 रुपये का लोन लिया। कहा कि 1000 का ही ले ली, सिंपल रखें हम। 1000 रुपये का लोन लिया तो जाहिर है बैंक उसको लोन देगा तो वो कहेगा ना कि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा इसके ऊपर, है ना। इसका मतलब ये कि अगर 1 साल को लिया है तो 1 साल के बाद आपको 1100 रुपये लौटाने होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू जो मनी की है वो कम होती चली, टाइम के साथ मनी की वैल्यू कम होती चली जाती है। जो परचेजिंग पावर है, जो आज परचेजिंग पावर है वो कल नहीं होगी। जो चीज़ अब महंगाई हो रही है ना, आप पहले कितना ऑयल खरीद पाते थे 100 रुपये में, आज कितना खरीद पा रहे हैं, कल कितना खरीद पाएंगे। मनी जो परचेजिंग पावर है वो घटती जा रही है। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी होता है। तो मैंने इंडिविजुअल का दिया। बिजनेस के अंदर मान के चलिए कि सारी, मान लीजिए कोई आदमी है, उसने कहा कि मुझे एक मशीन खरीदनी है। उसने एक मशीन खरीदी अपनी कंपनी के लिए, और जाहिर है जब वो मशीन खरीदता है किसी भी सेलर से तो जनरली ये हो जाता है कि साहब मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उनने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और उसने कहा कि मैं 1 साल के बाद इसका पेमेंट करूंगा। अब देखिए ये 2 चीजें हैं। अब वो जब 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा है तो अगर सेलर को वो आज ही पेमेंट मिल जाता, यानी सेलर को वो पेमेंट अगर आज ही मिल जाएगा तो सेलर क्या करेगा? उसको बैंक में सेव कर देगा। ठीक है, बैंक में सेव करेगा 10% पर। वो कह रहा है कि मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। अगर उसको आज मिल गया और ने अगर इसको बैंक में सेव कर दिया तो उसको तो 1 साल के अंदर ये पैसा 1,10,000 हो जाएगा। तो यहां तो वो 10,000 लॉस में है। अगर वो कह रहा है कि साहब आप 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे तो बिजनेस में क्या करेगा? वो कहेगा कि ठीक है, आज अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख करेंगे, और अगर आप 1 साल के बाद करेंगे तो आप 1,10,000 करेंगे। तो ये बेसिकली जो 10,000 एडिशनल है वो क्या है यहां पर? यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आगे थोड़ा डिटेल में जाने से पहले हम रीजंस देखें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आखिर एग्जिस्टेंस में आया क्यों हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेफरेंस दी। क्यों हमने कहा कि नहीं साहब टाइम के साथ वैल्यू की मनी गिरती है और उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम उसके पहले रीजंस देखें क्या है। ठीक है, देखिए बहुत सारे रीजन से मैं 3-4 ले रहा हूं। उसके अंदर पहला है आपका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। अब मैं आज एक पैसे मैंने दिए हैं और मैं साहब उससे कह रहा हूं कि ठीक है आप मुझे बाद में दे दिएगा, मिले ना मिले, तो मैं रिस्क ले रहा हूं ना। तो मैं रिस्क ले रहा हूं तो फिर मुझे उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए। मैं कहूंगा कि साहब इतने ऊपर आप ज्यादा मुझे दीजिएगा, क्योंकि आज आपने फ्यूचर पता है कि आज वैल्यू क्या है, कल वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए टाइम वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। प्रीफरेंस फॉर कंजम्पशन होता है दूसरा, प्रीफरेंस फॉर कंजम्पशन। भाई मेरे पास 1 लाख रुपया आज है तो मैं चाहूंगा आज मैं लाइफ एंजॉय करूं, तो उतने दिन मैं अपने जाऊं, घूमूं फिर बीवी बच्चों को लेके जाऊं, इधर घूमूं उधर घूमूं, है लाइफ को एंजॉय करूं।
लेकिन मैं सेक्रीफाइस करता हूं उसको, मैं सेक्रीफाइस करके अपना पैसे को रखता हूं ताकि मुझे फ्यूचर में कभी काम आए। अब मैं जब उसको रख रहा हूं उस पैसे को, तो उसकी वैल्यू तो कम हो रही है ना। अब मैंने कहा ना परचेजिंग पावर टाइम के साथ कम होती है, तो आज अगर मैंने 1 लाख रुपए रखे हैं और 1 साल तक वो रखे रहे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। इसलिए प्रेफरेंस आदमी जब देता है कि साहब आज करूं, आज की कंजम्पशन को प्रेफरेंस दूं या फ्यूचर के कंजम्पशन को दूं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहां पर काम करती है। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखिए आदमी हो सकता है आज मैं अगर इन्वेस्ट करूं तो मुझे अच्छी इनकम ना हो रही है तो मैं रख लूंगा, फ्यूचर में जाकर उसको इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस वक्त तक उसकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा उस हिसाब से। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी होती है, सभी जगह होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के सिंपली मतलब यह है कि आप यही बात तो हम बार बार कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है हर जगह। अब जिस कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां परचेजिंग पावर बहुत तेज गिरती है, मनी वैल्यू बहुत तेज गिरती है, फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। जहां कम होता है वहां कम होती है, लेकिन होती हर जगह है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसके अंदर बेसिकली 2 कंसेप्ट्स हैं जो डिटेल में समझना जरूरी है। 2 कंसेप्ट पे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम करता है। पहला है फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट, पहला है फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट। ये फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट को बेसिकली हम लोग अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े हैं दोनों टॉपिक, तो जाहिर है मैं फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू बताऊं। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हम दोनों एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहां जो हम बात करेंगे वो सिर्फ हम फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट की बात करेंगे। मैं इसको छोटा सा ऊपर लिख लेता हूं, फ्यूचर वैल्यू, ताकि हम बोर्ड को लिखने में यूज कर सकें। यहां हम बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू की, ठीक है। देखिए फ्यूचर वैल्यू को हम लोग बेसिकली कंपाउंड वैल्यू कंसेप्ट भी कहते हैं। कंपाउंड वैल्यू कंसेप्ट, कंपाउंड वैल्यू कंसेप्ट क्या है कि इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़े, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक बार कैलकुलेट किया जाता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। यानी हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं प्रेजेंट मनी की। आज हमारे पास ये मनी है, आज 100 रुपीस हमारे पास है, इसकी फ्यूचर में 1 साल बाद इतने % पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये सेम कंसेप्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यूज करते हैं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये देखते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, और जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल के साथ मिलकर फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए यहां पर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10% पर चल रहा है, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1 साल के बाद, पहले साल के बाद ये मुझे मिल जाएंगे 110, ठीक है। दूसरे, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में जब जाऊंगा तो ये 110 यहां पर आके प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। फिर इसका 10% मुझे मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 100 का 10% पहले मुझे 10 मिलेगा, लेकिन मुझे इसका 10% भी तो मिलेगा 1, ठीक है। और प्लस 100 ये है ही है जो मेरा इन्वेस्ट है पहले से, तो यहां क्या बन जाएगा, 111 बन जाएगा, है। इस तरीके से अब 111 यहां आकर तीसरे साल का फिर प्रिंसिपल बन जाएगा। तो बेसिकली हम ये बात यहां कर रहे हैं कि हर 1 साल के एंड में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो उस प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारी कंपाउंडिंग वैल्यू है, ये अगेन 3 तरह काम करती है। यानी यहां इसके हमारे पास 3 कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, द
फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो। पहली तो ये है, यानी हम एक सिंगल कैश फ्लो को लेके चलेंगे। एक बार एक आदमी ने एक बार जमा कर दिए, फिर इतने परसेंट इतने साल के बाद उससे कितने मिलेंगे, ठीक है। एक हम लेके चलते हैं एन्युटी ऑफ कैश फ्लो। एन्युटी ऑफ कैश फ्लो, यहां पर हम मान के चलते हैं कि इक्वल जो अमाउंट है वो आदमी ईयरली पे कर रहा है, उसके बाद उसको एक टाइम में जाकर कितना मिलेगा। और तीसरा होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो, ठीक है। तीसरी चीज ये आ जाएगी। अब हम इन तीनों को एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो। हम एक कैश फ्लो की सिंगल फ्लो को हम लेकर चलते हैं कि साहब उसकी क्या चीज होती है। देखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, यहां प्रेजेंट भी लगा लीजिएगा, अब वो आज ही की है, 0 पॉइंट पे है, जहां पर हम लाइन पर होते हैं, टाइम लाइन पर 0 पर, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारा एक वैल्यू है जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है हमारे पास। उस एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब हम उसको देखते जाएंगे कि साहब कितने टाइम में जाकर हमें उसका कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि वही वैल्यू फिर री इन्वेस्ट हो जाती है हमारे प्रिंसिपल बनकर इंटरेस्ट के साथ। तो इसका जो फार्मूला है, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, जो फ्यूचर वैल्यू का बेसिकली फार्मूला है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या है, 1 + R। ये आप मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने, ये सिंपल फार्मूला है इसका, जो हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं किसी भी चीज की, जो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 1 साल का है, वो कह रहे हैं कि इसे 2 साल का करना है, तो ठीक है 1 साल और लगा लीजिए आगे, 1 + R। वो कह रहे 3 साल का करना है, तो ठीक है आप जितने चाहे उतना ले लीजिए, 1 + R, n टाइम्स ले लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इसका मतलब अब हर जगह हम ये कह रहे हैं कि उसको लगातार हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हम ऐसा क्यों ना लिख लें कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R n टाइम। जितने साल का हो, 1 साल का होगा हम 1 साल लगा देंगे, 2 साल का होगा 2, 3, जितने साल भी हम लोग, जितने साल के लिए भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब एब्रीविएशन है, ये आप जब भी लिखें तो उसको पूरा लिखिएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। FV फ्यूचर वैल्यू है, PV जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू को आप और लेमैन्स लैंग्वेज में समझने के लिए कहिए जो अमाउंट हमें दिया गया, यानी जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। R जो है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये N जो है, N ये बेसिकली हमारा टाइम गैप है जहां पर हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो डिटरमिन होती है। अब इसको आप खाली टाइम कह लीजिए या ईयर्स कह लीजिए, जनरली हम लोग इंटरेस्ट रेट ईयरली करते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो आप इसको टाइम मान के चलिए, इसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, यानी ये इक्वेशन आपको ये बताकर चल रही है कि फ्यूचर वैल्यू पर जो असर पड़ता है वो 3 वेरिएबल से पड़ता है। यानी फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी वो 3 वेरिएबल से असरअंदाज हो सकती है, डिटरमिन की जाएगी। कौन कौन सी चीज से डिटरमिन होगी, या तो प्रेजेंट वैल्यू ही चेंज हो, सब 1000 की जगह हमने 1500 जमा कर दिया, या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज आ गया, 10% तो 12% हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, 8% हो गया तो कम हो जाएगा, और या नंबर ऑफ ईयर, 2 साल के लिए करिए तो कम मिलेगा, 10 साल के लिए की तो ज्यादा मिलेगा, और कोई भी यानी, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप लें कि साहब यहां पर किसी भी फैक्टर में चेंज अगर आता है तो आप मान के चलिए कि वो फैक्टर का असर फ्यूचर वैल्यू पर जरूर पड़ेगा। और यहां इन तीनों की, यानी प्रेजेंट वैल्यू, ये थोड़ा और सा लग रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट
और टाइम, इन तीनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इन तीनों वेरिएबल्स के। तो यानी अब आप ये नहीं कह सकते साहब इसको इतनी बार चेंज कर सकते हैं, इसको इतनी बार, इसको इतनी, नहीं, इनफाइनाइट है, कुछ भी बनाइए, कैसे भी कीजिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, उससे आपको जरा सा ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए कि साहब कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ने 10,000 रुपये जमा किए, एक क्वेश्चन है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,000, ठीक है। उसने 10,000 रुपये जमा किए और उस पर उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, ठीक है। और कितने साल के लिए उसने किया है? 8 साल के लिए। 8 साल के लिए उसने ये जमा किए हैं। अब हम जो मानकर चल रहे हैं कि साहब जो वो फॉर्मूला है वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन। एन हम इसलिए लगा रहे हैं यहां पर कि अब नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास स्पेसिफाइड है और उसका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। सिंपली वैल्यू को उठा के इसके अंदर लगा दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10,000, ठीक है। 1 + R कितना है? 8% है हमारा। 8% का मतलब 0.08। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां तो 8% लिखा हुआ है लेकिन यहां पर हम 0.08 क्यों रख रहे हैं। दरअसल हम जनरली इसको परसेंटेज में लिखते हैं ना, तो परसेंटेज में निकालने के लिए जब आप 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए लिखते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। टाइम कितना है? 8 इयर्स। बस अब तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको, इसको सीधे सीधा कैलकुलेट कर देना है। ये आपका 10,000 रहेगा, ठीक है। उसके बाद इससे पहले आप इसको प्लस कीजिए, जब ये प्लस हो जाए तो इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये निकल कर आएगा तकरीबन 1.85, ठीक है। और जब आप 1.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ तो आपका आ जाएगा 1850 समथिंग, 509 आई थिंक, मैंने किया था पहले, ठीक है। ये आपका, यानी ये क्या निकल के आया? हम ये कह रहे हैं अब इसके अंदर के एक व्यक्ति ने 8 साल के लिए 8% पर 10,000 रुपीज जमा किए और उस 10,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया गया, तो उसको 8 साल के बाद 18,509 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। आगे चलिए अब दूसरा वाला डिस्कस करते हैं। दूसरा है बेसिकली आप उसको कहिए एन्युइटी ऑफ कैश फ्लो, जो मैंने बताया था। एन्युइटी ऑफ कैश फ्लो, ओके। एन्युइटी ऑफ कैश फ्लो, या आप इसको कहिए द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ कैश फ्लो। सीरीज ऑफ कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। यानी हर साल सेम अमाउंट हम डिपॉजिट करते चले जा रहे हैं। वहां एक बार किया था, अब यहां हर साल हम करें। हर पॉलिसी होती है ना कि हर साल साहब आप इतने पैसे देते रहिए, 10 साल बाद आपको इतना मिलेगा। होता है, हम लोग पॉलिसी लेते हैं, LIC वगैरह लेते हैं और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि साहब हर साल आपको इतना जमा करते जाना है। मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, हाफ ईयरली होती हैं। तो आप मान के चलिए कि साहब कोई व्यक्ति है वो लगातार एक ही अमाउंट हर साल दिए चला जा रहा है, कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार हर साल, और एक ही अमाउंट दे रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उससे कितना मिलेगा। इसके अंदर फिर हम वो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एन्युइटी जो ली है अपने, उसकी जो एन्युइटी है वो बेसिकली 1000 है। क्या मतलब हुआ?
वो हर साल 1000 रुपये जमा करता है, बल्कि इसको न लग के हम लोग स्मॉल एन ही लिखें, 3 साल के लिए। ठीक है, उसने कहा कि मैं जो हूं 1000 रुपये हर साल जमा करूंगा 3 साल के लिए, तो मुझे कितना मिलेगा। जाहिर है वहां आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होगा, आपको उस इंटरेस्ट रेट पर आपको देना होगा। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये आपसे क्या कह रहा है, एन्युटी ऑफ डिपॉजिट ₹1000 फॉर 3 ईयर्स। एन्युटी ऑफ डिपॉजिट ₹1000 फॉर 3 ईयर, ये बेसिकली इसका इस सवाल का एक स्टेटमेंट निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा, ये इक्वल इंटरवल और फाइनाइट सीरीज होती है। फाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर तो दिया हुआ है ना कितने साल तक, इनफाइनाइट नहीं होता ये। और एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है, ऐसे नहीं होगा कि 6 महीने बाद दे दिया, फिर 1 साल बाद, फिर 8 महीने बाद, नो, एवरी ईयर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग टाइमलाइन भी कहते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका 0 ईयर है, यहां आपका ईयर 1 है, यहां आपका ईयर 2 है, और यहां पर आपका ईयर 3 है। अब यहां मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल में कि साहब हर वो जो व्यक्ति है वो 1000 रुपये हर साल जमा कर रहा है। उसने एक फर्स्ट ईयर जब पूरा हुआ उन्होंने यहाँ पर 1000 जमा किए, सेकेंड ईयर जब आया तो उसने 1000 यहाँ जमा किए, थर्ड ईयर आया तो उसने 1000 यहाँ जमा किए। अब वो ये देखना चाह रहा है कि 3 साल के बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, 3 साल के बाद मुझे कितना रिटर्न, टोटल रिटर्न कितना मिलेगा। अब अगर आप उसको कलेक्टिवली देख लें तो साहब जो ये 30,000 रुपये जमा किए हैं, इसने 30,000 के ऊपर अगर 10% लगा लिए तो 3,300 हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो अब थर्ड ईयर में जो मैंने जमा किया है उसकी वैल्यू कितना होगी, उसकी वैल्यू जाहिर है ये तो मैंने कल ही जमा, देखिए एक मैं आपको फिर यहाँ बताऊं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ये कि साहब हमारे दिमाग में ये आता है कि साहब ये तो 1 साल के लिए जमा हुआ, ये 2 साल के लिए हुआ, ये 3 साल के लिए, ये ज्यादा देगा। होता है इसका उल्टा है। उल्टा यूं होता है कि ये तो मैंने अभी थर्ड ईयर में अभी जमा किया है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, है ना। और ये वाला जो पैसा है ये मैंने कब जमा किया है, ये 1 साल पहले किया था मैंने, ये पैसा मैंने 1 साल पहले ही जमा किया था। तो 1 साल पहले इसको जमा किया था तो 10% के हिसाब से ये मुझे कितना मिलेगा, 1100, है ना। ये वाला पैसा जमा हुए 2 साल हो गए, ये यहां जहां से जमा किया था तो पहले इस पे यहां पर इंटरेस्ट लगा होगा, फिर जो इंटरेस्ट इस पर लगा होगा 1100 हो गया होगा, 1100 इस जगह आकर वो प्रिंसिपल बन गया होगा, फिर उस 1100 पर इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, तो यानी इस वाले से आकर मुझे मिलेगा कितना, 11, मतलब 1100 के ऊपर 10% निकलना होगा, तो टोटल जो निकल कर आएगा वो 1210 निकल कर आएगा। ठीक है, तो तीसरे साल में ये जमा मिला मुझे रिटर्न में, दूसरे साल में ये मुझे रिटर्न में मिला था, तीसरे साल में 3 साल पहले जो जमा किया था 2 साल पहले उस पर मुझे ये रिटर्न मिला। यानी अब मुझे जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 3310। ठीक है, ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा कि जैसे ही हम फ्यूचर वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो टाइम कम होता चला जाएगा, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू कम आएगी। इस हाथ पर जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ रहा है। और ये फिर मैं आपको वही वाली बात बता रहा हूं कि ये तीनों चीजें जो है, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली तीन ही चीज से इफेक्ट करेगी, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आए, एनुअल अमाउंट में चेंज आए, यानी वो जो हमारा एन्युटी है, या टाइम पीरियड हो, 3 साल का है, 5 साल का, 6 साल का हो, 2 साल का हो, तो इन सारी चीजों से इसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मैंने 3 साल का आपको करके दिखा दिया, 4 साल का, 5 साल का भी आदमी कर लेगा, बहुत देर बैठ गया 10 साल का कर लेगा। मान लीजिए अगर 50 साल का करना है तो कैसे करेंगे आप, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लंबे लंबे इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आपको अगर 50 साल का करना है, 40 साल का करना है, 30 साल, तो मुश्किल हो जाएगी ना। आप इस तरह एक लाइन बनाइए यहां से वहां तक की चलेंगे। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि एक फार्मूला ड्राइव किया गया जिसके जरिए आप ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है,
इसके वही हमारी फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला है, उसी को हमने थोड़ा सा वहीं पर किया है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसमें आप पहले एन्युइटी लेकर आएंगे, एन्युइटी के बाद अब यहां पर आपका फॉर्मूला आएगा, यानी अब हम आपको अपना वही फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को यहां पर यूज करेंगे। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमारा क्या था, 1 प्लस आर एन। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि हम एन्युइटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको -1 कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे आर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है, ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है एन्युइटी ऑफ कैश फ्लो या सीरीज ऑफ कैश फ्लोज को डिटरमिन करने का। अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले के जरिए इसको निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी है, जो हमारा ए है वो बेसिकली हमारा कांस्टेंट पीरियोडिक फ्लो है। ये इस तरीके से समझिए, मैं लिखिएगा मत, मैं समझाने के लिए रहता हूं। इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं हर साल हम जो देते जा रहे हैं, जैसे दे रहे हैं। आर आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन हम जानते हैं हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी से हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलें, हम कैलकुलेट करेंगे इसी को एक एग्जाम्पल के जरिए कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये फॉर्मूला छोटा करके लिखना होगा, चलिए वो आगे हम उसको कर लेंगे। कोई एक व्यक्ति है जो एक उनने अमाउंट लिया, उसका जो अमाउंट था वो मान लीजिए ए, उसने लिया 1000, 10,000, कुछ भी आप मानिए, वो एक एग्जाम्पल होगा। 10,000 उसने एन्युइटी ली, जो उसने जमा की 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, अब इसको हम सिंपली अपने इस फॉर्मूले में इंटर करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल कर ले आएंगे। जैसे हमारा ए कितना है, 10,000 है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा फैक्टर है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है 1 प्लस आर, हमारा 10% है। 10 को हम क्या लिखेंगे, 0.10। ठीक है, एन हमारा 5 इयर्स है, -1 अपॉन 0.10 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये बात ये आई। अब आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करते चले जाना है। पहले इसको प्लस कर लीजिए, 10,000 और ये 1 प्लस कितना हो गया, ये 1.10 एन अपॉन 0.10। ठीक है, उसके बाद ऊपर का मिटा देता हूं मैं, उसके बाद हम इसको यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर अब ये हमारा 10,000 आ गया, और उसके बाद हमारा ये, इसको हम 5 टाइम कर लेंगे 1.10 को, तो ये ओह देखिए मैं भूल गया, यहाँ -1 रहेगा, राइट। अब इसको हम 5 टाइम कर लेंगे, 1.611 आएगा इसका। ठीक है, -1 अपॉन 0.01। ठीक है, अब इसमें से 1 निकाल दीजिए, अरे 0.1 नहीं, 0.10। ठीक है, अब इसके अंदर से 1 निकाल दीजिए, इसको आप फिर इसी में आगे ले लीजिए, 10,000 और ये आपका आ गया। अब इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 0.611 अपॉन 0.10। ठीक है, अब आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1, ये 10,000 हुआ और ये मल्टीप्लाइड ये आपका आ जाएगा 6.11। ठीक है, और जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 61,100। ठीक है, यानी अब आप ये कहिए कि कोई एक व्यक्ति है जो 5 साल के लिए 10% पर
हर साल 10,000 जमा करता है तो 5 साल के बाद उसको 61,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एन्युटी है और इस तरीके से हम इस एन्युटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात रह जाती है हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज। इसमें भी एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए मल्टीपल कैश फ्लोज। ठीक है, मल्टीपल कैश फ्लो का जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पेमेंट, हम पिछले वाले में एन्युटी के अंदर हम सेम पेमेंट कर रहे थे, यहां पेमेंट डिफरेंट होते हैं, यहां पर पेमेंट डिफरेंट होती है। यानी एक साल बाद, एक साल में कुछ दिया, दूसरे साल में कुछ और दिया, तीसरे साल में कुछ और दिया। तो यानी हर साल जो हमारी एक एंटिटी होती है वो सेपरेटली कंपाउंड की जाती है और सेपरेटली ही कैलकुलेट की जाती है हर एंटिटी। यानी ये हम यहाँ लेकर चले हैं, वो लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। ठीक है, अब कोई एक व्यक्ति है, उसने शुरू में जैसे उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उसने 1,000 रुपीस जमा किए। ठीक है, जब एक साल पूरा हो गया तो फिर उसकी पॉलिसी में था या उसने दिया कि साहब अब यहां 2,000 जमा करूंगा। तीसरा आया, जब तीसरा टाइम लेकर निकल कर आया तो उसने कहा यहां पर 3,000 जमा करूंगा। ठीक है, और लास्ट में जब 3 साल उसको इस काम को पूरे हो जाएंगे तो एंड में जाकर वो इसको एक्यूमुलेटेड वैल्यू लेगा, एक्यूमुलेशन, उसको पूरी वैल्यू यहां पर चाहिए। इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है कि अब हम इसमें सेपरेटली अलग अलग फॉर्मूलाज, हर एक का अलग फार्मूला, क्योंकि सबका प्रेजेंट वैल्यू है वो सबकी डिफरेंट है। यानी अब हम करेंगे क्या कि यहां पर हम लेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3,000। ठीक है, यहां हम लेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2,000 और इससे हम लेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,000। इसी तरह तो कैलकुलेट करना है हमें इसको। हमें 3 साल के लिए, 3 साल की, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, सारी की वैल्यूज हमें अलग अलग करके निकाल लीजिए। अब यानी 3 साल तो हमारे पास टाइम हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चल रहे एग्जाम्पल के अंदर के साथ 12 है। अब उस 12 से इसके जरिए हम इसको निकालना शुरू करेंगे। यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,000 प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2,000 प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3,000। यही तो कह रहे हैं हम यहां पर। हम इन सब की फ्यूचर वैल्यूज को एक्यूमुलेट कर लेंगे एक जगह पर और वो हमारी मल्टीपल कैश फ्लोज की वैल्यूज निकलकर आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम यहां पर लगाकर कैलकुलेट करते चले जाएंगे। यानी पहले हम इसको लें, यहां पर हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लें तो हमें क्या फार्मूला लगता है, वही प्रेजेंट वैल्यू और 1 प्लस आर। तो इसको हम मान के चले, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास 12 भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी है। तो पहले क्या मान के चलिए कि प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 12 का मतलब हो गया 0.12 और टाइम 3 इयर्स। ठीक है, ये एक साल का निकल कर आ गया। दूसरे साल का हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरे साल में क्या होगा, 2,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई और 1 प्लस आर हमारा वही है 0.12 और हमारा टाइम 3 है। इसी तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे हम 3,000 और उसके बाद फिर अपना 1 प्लस 0.12 और 3। आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल है ये। हम इनको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और फिर सबको एक जगह सम अप कर देंगे। जब आप इसको करिएगा,
सॉरी इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखनी होगी यहां पर, सॉरी 1000। ठीक है, हमने सबकी फ्यूचर वैल्यूज को यहां पर निकाला। अब हम फ्यूचर वैल्यू जब इसकी सबकी निकाल लेंगे, इसकी निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब नहीं हो कैलकुलेट तो बताइएगा, कोई आसान है ये सब, आपको कैलकुलेटर लेके बैठी कर लेंगे, इसको यहां कर लेंगे और इसको यहां कर लेंगे, और लास्ट में आपके जो इसका मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 7,273। ओके, 7,273 फ्यूचर वैल्यू निकल कर आएगी कि अगर कोई व्यक्ति पहले साल के बाद पहले साल में 10 देता है, वो पूरा हो जाता है तो 2 देता है, जब वो तीसरा हो जाता है तो 3 देता है, उसके एंड में आखिरी बाद एक्यूमुलेशन होते हैं उसके अगले साल, और जब वो जमा करके लेता है तो उसके पास इतने पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है, तो आसान है, सिर्फ थोड़ा सा फार्मूले समझने की जरूरत है। हाँ, बहुत मुश्किल, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझिए, फार्मूले समझ में आ जाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ आप ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता है, फ्यूचर वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होता चला जाता है। और जो सबसे यानी हमने 5 साल का यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो 5 ईयर्स का जो होगा वो तो 5th ईयर है ना, तो उसका तो बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट रेट होगा, या तो 1 साल का होगा, या हम सेम ईयर में हमने अगर वापस ले लिया है तो बिल्कुल नहीं होगा। और जो सबसे पहले किया गया है वो बिल्कुल लास्ट में हम ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।